पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था। बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। बाबर की औलादों का कच्छा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से जब कद अपना मापा करते, देख सामने अकबर के भी गुर्दा कांपा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। घास चपाती खाने वाला खुद खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था। मरते दम तक झुका नहीं वो सूर्यवंश का तेवर था। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर वहां का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी, जीवन में ये अमर कहानी अक्सर अक्सर गढ़ लेना। झुक जाए कभी स्वाभिमान तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। झुक जाए कभी स्वाभिमान तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। दोस्तों इसी के साथ में आजा प्रताप के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ कटारगढ़ दुर्ग के बादल महलों की जूनी कचहरी में माता जेवंताबाई की कोख से हुआ। इनके पिता का नाम उदय सिंह था। दोस्तों महाराणा प्रताप राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। महाराणा प्रताप के बारे में विस्तार से देखेंगे। दोस्तों महाराणा प्रताप उदय सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं। देखते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों महाराणा प्रताप का जो जन्म है, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़, यानी कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है। कटारगढ़ एक लघु दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ। दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग बादल महल की जूनी कचहरी में। पिता का नाम उदय सिंह व माता का नाम जेवंताबाई। पिता उदय सिंह, माता जेवंताबाई। पिता उदय सिंह, माता जेवंताबाई के घर हुआ। दोस्तों उदय सिंह की 2 पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम था धीर कंवर भटियाणी, धीरबाई भटियाणी। दोस्तों ये जो जेवंताबाई थी, जेवंताबाई के महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह 2 पुत्र थे। बल्कि जो जगमाल पुत्र होता है, जगमाल पुत्र होता है वह होता है धीर कंवर भटियाणी का। उदय सिंह की प्रिय पत्नी थी धीर कंवर भटियाणी। दोस्तों हम देखेंगे उदय सिंह के बारे में और महाराणा प्रताप के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं उदय सिंह की मृत्यु से संबंधित। दोस्तों 28 फरवरी सन 1972 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। दोस्तों मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं, मृत्यु के पश्चात इस प्रकार से ये गोगुंदा क्षेत्र है। इस गोगुंदा क्षेत्र में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात ये सभी लोग उदय सिंह के अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं। जब उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय महाराणा प्रताप उस अंतिम संस्कार में शामिल थे। और भी जो महाराणा प्रताप के सेवक थे, महाराणा प्रताप के जो सरदार थे वो इनके साथ में थे। जो दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ में अखीराज सोनग्रा थे, राम सिंह, राम रतन पवार थे, कृष्णदास चुंडावत थे, राम सिंह तंवर थे। और जब महाराणा प्रताप वो उनके सहयोगी उदय सिंह का अंतिम संस्कार कर रहे थे तब उस अंतिम संस्कार में जगमाल शामिल नहीं हुआ। दोस्तों मेवाड़ परंपरा के अनुसार जो शासक, जो राजकुमार अगला शासक बनने वाला होता है वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होता। तब यहाँ के सरदारों ने जगमाल के भाई सगर से पूछा कि जगमाल अंतिम संस्कार में क्यों नहीं आया। तब सगर ने बताया कि जगमाल को महाराजा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। धीर कंवर भटियाणी ने जगमाल को महाराजा से उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया था। दोस्तों इसके बाद में सभी सामंत ये जाते हैं
और फिर जगमाल से महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, क्योंकि उस समय इतनी विकट परिस्थितियां थी कि एक तरफ मुगल सम्राट बार बार मेवाड़ी जनता के ऊपर, मेवाड़ पर आक्रमण कर रहा है। उसी समय अगर कोई क्रांति महलों के अंदर होती है, अपने परिवार में अगर फूट पड़ती है, तो ये पूरे शासन के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। इसीलिए एक योग्य प्रतापी शासक और मेवाड़ी परंपरा और राजपूती परंपरा, राजस्थानी परंपरा के अनुसार जो ज्येष्ठ पुत्र होता था वही शासक बनता था। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं जगमाल को जब इस उत्तराधिकारी पद से वंचित कर दिया, इसको महाराजा न बनने दिया गया और महाराणा प्रताप को महाराजा घोषित कर दिया, तो पूरे मेवाड़ क्षेत्र में इनका स्वागत हुआ। बड़ी हंसी खुशी के साथ महाराणा का राज तिलक किया गया। दोस्तों, महाराणा का 2 बार राज तिलक हुआ था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जगमाल के बारे में। जगमाल इस प्रकार का जो व्यवहार है वो सहन नहीं कर पाया और वह महाराणा की सेवा से महाराणा के साथ को छोड़कर अकबर के पास चला गया। दोस्तों, एक शायरी है कि दिल का फपोला जल उठा हृदय की आग से और अपने घर को आग लगी अपने ही चिराग से। इसी प्रकार अगर महाराणा प्रताप का ये लोग सभी साथ देते तो क्या मुगल महाराणा प्रताप पर हावी हो सकते थे, परंतु जो इनके भाई थे वो भी किसके साथ चले गए, अकबर के साथ चले गए। दोस्तों, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वह 1 मार्च 1572 ईस्वी को ये राज्याभिषेक होता है। तो आपको ध्यान में रखना है 1 मार्च 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का राज तिलक किया जाता है, महाराज घोषित किया जाता है। दोस्तों, 28 फरवरी सन 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी गोगुंदा में ही उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, इसके बाद में अगर देखें, जो जगमाल महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर की शरण में गए थे, अकबर ने जगमाल को जहाजपुर, भीलवाड़ा व सिरोही का कुछ क्षेत्र दिया था। सन 1583 में दंतानी के युद्ध में जगमाल सुल्तान देवड़ा के हाथों वीरगति को प्राप्त होता है। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन इस प्रथम राज्याभिषेक में उपस्थित थे, जो प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, उसके बारे में अगर देखें तो इस राज्याभिषेक में अखेराज सोननगरा, रामरत पंवार, कृष्णदास चुंडावत व राम सिंह तंवर थे। दोस्तों, इसके अंदर कई बार पूछा जाता है महाराणा प्रताप के तलवार किसने बांधी, तो महाराणा प्रताप के तलवार बांधी थी कृष्णदास चुंडावत ने। दोस्तों, दूसरा जो राज तिलक होता है, पहला राज तिलक गोगुंदा में होता है, दूसरा राज तिलक होता है कुंभलगढ़ में। सन 1572 में दूसरा राज तिलक कुंभलगढ़ में होता है। दोस्तों, जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप एक वीर पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने मेवाड़ी आन बान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत से प्रयास किए थे, वो हम इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा हमने। उनकी पत्नी थी, उनका नाम था अजबदे पंवार। अजबदे पंवार उनकी पत्नी थी और अजबदे पंवार से ही महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ, राजकुमार अमर सिंह का जन्म हुआ। दोस्तों, महाराणा बहुत ही कूटनीतिज्ञ थे। वह युद्ध कौशल के साथ साथ कूटनीति में भी प्रवीण थे। उन्होंने ये मन बना लिया था कि किसी भी हालत पर मैं मुगलों के सामने नहीं झुकूंगा, अकबर के सामने नहीं झुकूंगा। और जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हुई तो अकबर ने सोचा कि इनका जो पुत्र है महाराणा प्रताप, उसको किसी भी प्रकार से हमारे साथ मिलाया जाए, हमारी जो मुगलों के साथ में मिलाया जाए। लेकिन जो इस प्रकार का मिलाने का कारण ये था, अकबर को भी ये पता था कि अगर हम आमने सामने का महाराणा से युद्ध करेंगे तो हमें बहुत हानि होगी। दोस्तों, इसीलिए अकबर ने इनके पास 4 शिष्टमंडल भेजे थे, संधि वार्ता के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे। इस शिष्टमंडलों की अगर बात करें तो इनमें भी बहुत चतुरता की बात मिलती है। कैसे मिलती है कि महाराणा प्रताप ने अपने राज्याभिषेक के बाद में धीरे धीरे
सेना बनाना तैयार कर दिया था, भीलों को साथ में लेना शुरू कर दिया था। और महाराणा प्रताप ने सोचा कि इस युद्ध को कुछ लंबा खींचा जाए, इस युद्ध की जो तिथि है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। इसीलिए महाराणा प्रताप के पास जो शिष्टमंडल आते थे उनको वो बहला फुसला कर वापस भेज दिया करते थे। तो अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, उनके बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनमें आपको ध्यान में रखना है, पहला जो शिष्टमंडल आया था वो जलाल खां करोची के नेतृत्व में, पहला जो शिष्टमंडल आया था वो आया था जलाल खां करोची। और जलाल खां करोची जब महाराणा प्रताप को संधि के लिए राजी करने के लिए आया, मुगलों की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए आया, तो महाराणा प्रताप ने पूर्णतया इसे मना कर दिया। और ये आया था दोस्तों सन 1572 में। सन 1572 में जलाल खां करोची आया था। फिर भी महाराणा प्रताप से युद्ध नहीं चाहता था और उसने सोचा कि संधि वार्ताओं के माध्यम से हम महाराणा प्रताप को अपने अधिकार में ले लेते हैं, अपने गुलामी स्वीकार करवा लेते हैं। दोस्तों इसी कारण को देखते हुए अकबर ने अपने 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप के पास भेजे। एग्जाम के अंदर इन 4 शिष्टमंडलों में से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान में रखना, जो पहला शिष्टमंडल आया था वो आया था जलाल खां करोची। और ये जो जलाल खां करोची है, जलाल खां करोची जब महाराणा प्रताप के साथ संधि प्रस्ताव लेकर आया तब महाराणा प्रताप ने इन्हें पूर्णतया मना कर दिया कि हम मुगलों से संधि बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों इसके बाद में यह जो जलाल खां करोची है यह 1572 में महाराणा प्रताप के पास आया था। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें तो दूसरा आया था मिर्जा राजा मान सिंह। और यह मान सिंह वही मान सिंह है जयपुर राजघराने से। दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह जब महाराणा प्रताप के पास संधि प्रस्ताव लेकर आते हैं तो पहला जो संधि प्रस्ताव था उसकी असफलता को देखते हुए अकबर ने एक राजपूत राजा को पास भेजा, क्योंकि एक राजपूत राजा होने के नाते उसने सोचा कि अगर महाराणा प्रताप बात मान सकते हैं। दोस्तों जब मिर्जा राजा मान सिंह महाराणा प्रताप के पास पहुंचे तो महाराणा प्रताप से वार्ता हुई, लेकिन इस वार्ता के अंदर जब शाम के समय का जो भोजन होना था उस भोजन के लिए जब मान सिंह को बुलाया गया तब उस भोजन में महाराणा प्रताप शामिल न होकर अपने पुत्र अमर सिंह को भेजा। और इसको देखते हुए मिर्जा राजा मान सिंह नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह से पूछा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार उन्होंने अमर सिंह से पूछा कि आपके पिताजी भोजन के लिए क्यों नहीं आए। तो अमर सिंह ने कहा कि वो बीमार है। मान सिंह ने नाराज होते हुए कहा कि आपके पिताजी को कह देना कि अगली बार जब मेवाड़ आऊँगा तो मैं आपके लिए दवाई लेकर आऊँगा। तो इस प्रकार का वृतांत लिखते हैं। और उसी समय जो इतिहासकार बताते हैं, कर्नल जेम्स टोड बताते हैं कि अमर सिंह व उनके साथियों में से एक ने कहा कि आप अपने फूफा जी को भी आते साथ ले आना और उनके मस्तिष्क में जो गुलामी का कीड़ा है उस कीड़े को भी हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे। मेवाड़ को अधीन करने का जो कीड़ा है उसको भी हम निकाल देंगे। दोस्तों दूसरा जो ये जो संधि प्रस्ताव था ये भी जब विफल हो जाता है, मान सिंह अकबर के पास जाता है, तब मान सिंह ने अकबर से कहा कि जहाँपना ये जो टेढ़ी तलवार है ये किस लिए दे रखी है, अगर आपका आदेश होता तो महाराणा प्रताप का शीश आपके चरणों में होता। अब अकबर तीसरा जो संधि प्रस्ताव भेजता है वो भेजता है दोस्तों भगवंत दास को। आपको ध्यान में रखना, तीसरा संधि प्रस्ताव सन 1573 में भगवंत दास जाता है। तीसरा जाता है भगवंत दास और भगवंत दास जाता है 1573 में। दोस्तों भगवंत दास जब संधि प्रस्ताव के लिए गया तब महाराणा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सन 1567-68 के अंदर जब अकबर ने उदय सिंह या मेवाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण किया था उस समय आप ही ने कत्ले आम जारी करवाया था। आज तक उस खून की अमिट छाप नहीं मिटी है और आज आप उनके ही पुत्रों के साथ में संधि के लिए आए हो, इस प्रकार का वृतांत करते हुए वह भगवंत दास को भी वापस
भेज देते हैं। दोस्तों महाराणा प्रताप की भी ये कूटनीतिक चाल थी कि युद्ध तो होना निश्चित है, इस युद्ध को आगे बढ़ाया जाए, उतने समय में हम अपनी सेना को मजबूत कर लेंगे। तीसरा हमने देख लिया। जो चौथा आता है वह आता है टोडरमल। टोडरमल भी आता है 1573 में। दोस्तों जब टोडरमल अंतिम व्यक्ति था जो संधि प्रस्ताव लेकर आया था। टोडरमल और महाराणा प्रताप के साथ जब संधि प्रस्ताव होता है तब टोडरमल महाराणा प्रताप को बताते हैं कि अगर आप मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हो, अकबर की अधीनता स्वीकार करते हो, तो आपके इस प्रकार के ये फायदे हैं। तो अकबर ने भी स्पष्ट कह दिया कि जाकर अपने जहांपना को बोल देना कि अगर हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की आप अधीनता स्वीकार करते हो तो आप आपको इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएगी, बल्कि महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज कभी भी मुगलों के सामने झुकेगा नहीं। ये दोस्तों चारों जो संधि प्रस्ताव है ये विफल होने के बाद में अकबर ने एक विशाल सेना का गठन करना शुरू किया। अकबर को लगा कि अब युद्ध करना ही पड़ेगा, तो अकबर ने एक विशाल सेना का गठन किया और अपनी सेना को लेकर अजमेर के मैगजीन दुर्ग में आता है। दोस्तों अजमेर का अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग बना हुआ है। कई बार एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ में जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था उस युद्ध की चक्रव्यूह रूपरेखा कहाँ पर तैयार हुई थी, तो वो चक्रव्यूह रूपरेखा अकबर के किले में तैयार हुई थी। दोस्तों हम देखेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बहुत ही रोचक वर्णन है, तो देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये है अकबर और ये है वीर महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप। दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप के साथ में एक भयानक युद्ध हुआ था जिसे हल्दी घाटी की युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को, मैं लिख देता हूं यहां पर 18 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, आपको ध्यान में रखना है। अगर सामान्य परिस्थिति में पूछे तो 18 जून, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे तो 21 जून 1576 को महाराणा प्रताप हुए अकबर की सेना के साथ में एक द्वंद्व युद्ध हुआ। उस युद्ध को हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप के शौर्य पराक्रम के बारे में अगर चर्चा करें तो महाराणा प्रताप का 72 किलो का ये जो कवच है, ये 72 किलो का कवच हुआ करते थे। इनके हाथ में जो भाला होता था वह 81 किलो का भाला था। 2 तलवारें आप अपने साथ में रखते थे। और दोस्तों जब युद्ध भूमि में वह युद्ध क्षेत्र में उतरते थे तो 208 किलो का वजन उनके शरीर पर होता और पूरे दिन दुश्मनों के साथ में ये युद्ध किया करते थे। हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतना भारी भरकम वजन लेकर अगर युद्ध भूमि में उतरने वाला वीर कितना पराक्रमी, कितना शक्तिशाली हो सकता है। दोस्तों हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अगर पूछे तो आपको बताना है 21 जून 1576 को। इस हल्दी घाटी युद्ध के अनेक नाम है, उनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे खमनोर तहसील यानी राजसमंद जिले की खमनोर तहसील बनास नदी के किनारे, राजसमंद में खमनोर तहसील बनास नदी के किनारे रक्त तलाई के पास लड़ा गया। दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, यह युद्ध खमनोर तहसील राजसमंद की रक्त तलाई नामक स्थान पर बनास नदी के किनारे हुआ। रक्त तलाई नामक स्थान पर बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह एक कंटीली झाड़ियों का क्षेत्र है। दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध के अनेक नाम हैं, उन नामों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। इस
युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली, आपको ध्यान में रखना है, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली कहा जाता है। दोस्तों इसे कई बार पूछ सकता है, मेवाड़ की थर्मोपली किस युद्ध को कहा जाता है? आपको ध्यान में रखना है, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध भी इसे ही कहा गया है। दोस्तों गोगुंदा का युद्ध, आपको ध्यान में रखना है, गोगुंदा का युद्ध कहाँ कौन सा है? तो गोगुंदा का युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध, और ये कहा था बदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से जाना है। दोस्तों इसके बाद में अगर देखें, अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध, बनास नदी का युद्ध, हाथियों के युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अब देखते हैं महाराणा प्रताप व अकबर का जो युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसके बारे में। दोस्तों अकबर ने इस युद्ध की चक्रव्यूह रचा था मैगजीन दुर्ग, यानी अजमेर में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में इस युद्ध की रूपरेखा तैयार की थी। उसी प्रकार से अगर देखें तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग में इस युद्ध की चक्रव्यूह रूपरेखा तैयार की। दोस्तों इस युद्ध में जो मुगल थे, अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, महाराणा प्रताप को इस युद्ध में अकबर का उद्देश्य था महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, बल्कि जो मेवाड़वासी थे उनका उद्देश्य था मुगलों को मेवाड़ से भगाना, मुगलों की आई सेना को मेवाड़ से भगाना, मुगलों की आई सेना को मेवाड़ से भगाना महाराणा प्रताप व उनके साथियों का उद्देश्य था। दोस्तों हम देखते हैं इनकी जो सेना के बारे में कि किस प्रकार की ये सेना थी। दोस्तों हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, यह युद्ध दोनों ही सेनाओं के बीच में बहुत द्वंद्व युद्ध हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि इस युद्ध में सैनिकों की जो संख्या थी वह 4:1 थी, और इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर की सेना में 3,20,000 सैनिक थे, तो महाराणा प्रताप के पास में 80,000 सैनिक थे। ये अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग कथन हैं, कोई इनका जो अनुपात है वो 4:1 माना गया है। दोस्तों अकबर का जो मूल उद्देश्य था वो था महाराणा को बंदी बनाना, बल्कि महाराणा का जो मूल उद्देश्य था वो था अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। दोस्तों दोनों ही सेनाओं के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। इसकी जो सेना थी वो किस प्रकार से थी देखते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में भील या अन्य सभी हिंदू जातियां थी। महाराणा प्रताप केवल एक राजपूत जाति के ही नहीं बल्कि हर हिंदू समाज के थे। हर हिंदू समाज के सैनिक महाराणा प्रताप के साथ हुए, और महाराणा प्रताप ने जो बाहरी आक्रमणकारी मुगल थे उनसे लोहा लेने में साथ दिया। दोस्तों हम देखते हैं कि जो अकबर की सेना थी, अकबर की सेना के बारे में देखें तो अकबर की सेना को 2 भागों में विभाजित किया गया। ये जो अकबर की सेना है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। किस प्रकार से देखते हैं अकबर की सेना को 2 भागों में किस प्रकार से विभाजित किया गया। ये जो अकबर की सेना है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया इस प्रकार से। दोस्तों देखते हैं अकबर ने अपनी इस महान युद्ध में जो सेनापति की घोषणा है वह अजमेर आकर करी, और अजमेर में महाराणा अकबर ने अपना सेनापति मिर्जा राजा मान सिंह को बनाया। दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह इस युद्ध में मर्दाना हाथी पर बैठकर आते हैं, और सेनापति कौन होता है? सेनापति होते हैं मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह इस सेना का सेनापति होते हैं, और जो कमांडर होता है आसफ अली। दोस्तों इस सेना में एक हिंदू
सेनापति होने के कारण कई मुगल अकबर से रुष्ट थे। दोस्तों अब देखते हैं महाराणा प्रताप की सेना के बारे में। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ी रणनीति के अनुसार अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। इस प्रकार से ये जो सेना थी इसको 3 भागों में विभाजित किया और ये जो सैनिक थे इस प्रकार से अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। और देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से किया। तो मेवाड़ी रीति के अनुसार महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को 3 भागों में विभाजित किया। जो पहला भाग था हरावल पद्धति, जो हरावल दस्ता था, यानी जो युद्ध भूमि में सबसे पहले शत्रु सेना पर टूटेगा, उसका सेनापति था हकीम का सूर। हकीम खा सूर उसका सेनापति बनाया। हकीम का सूर को हरावल पक्ति का जो सेनापति था वो था हकीम खा सूर। दोस्तों बीच में जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्वयं प्रताप। बीच में सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो थे स्वयं प्रताप। और जो कमांडर थे अंत में सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो थे भील सेनापति पूंजा। भील सेनापति पूंजा। और जो मेवाड़ का ध्वज है, मेवाड़ का राज्य चिन्ह है, उसमें दोस्तों एक तरफ मेवाड़ी सैनिक होता है तो दूसरी तरफ भील सैनिक पूंजा जी की तस्वीर मिलती है। यह प्रथम भील सैनिक थे जिसको राणा लगाने की अनुमति थी। दोस्तों इसके बाद में देखते हैं कि ये दोनों के मध्य युद्ध हुआ। दोनों ने अपना युद्ध की चक्रव्यूह रेखा बनाई कि किस प्रकार से ये हम युद्ध लड़ेंगे। जो मिर्जा राजा मान सिंह थे वह महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए हल्दी घाटी की तरफ रवाना होते हैं। दोस्तों हम देखेंगे इनके बारे में। इनकी जो सेनाओं का अनुपात था वो 4:1 था। दोस्तों अकबर के किले से मर्दाना हाथी पर मान सिंह निकलकर सबसे पहला पड़ाव डालते हैं मांडलगढ़ में। सबसे पहला जो पड़ाव है वो डालते हैं, ये एक बार मिटा देते हैं। सबसे पहला पड़ाव अकबर की सेना का सबसे पहला पड़ाव था मांडलगढ़ में। और यह जो पहला पड़ाव था दोस्तों, यह पहला पड़ाव 21 दिनों का पड़ाव था। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि कुछ सेना पीछे रह गई थी इसलिए यहाँ पर रुके, लेकिन अकबर की सेना यहाँ पर पहाड़ी प्रशिक्षण लेने के लिए रुकी थी, क्योंकि अकबर की जो सेना थी वह मैदानी क्षेत्रों में युद्ध करने में सक्षम थी, परंतु इनका कभी भी पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध नहीं हुआ था। इसलिए इन्होंने 21 दिन तक इस क्षेत्र मांडलगढ़ में पहाड़ी प्रशिक्षण लिया। और आपको पूछ सकते हैं कि अकबर की सेना का पहला शिविर कहाँ पर लगा, तो मांडलगढ़ में लगा और इन क्षेत्र में यह पहाड़ी प्रशिक्षण लेते हैं। दोस्तों उसी समय अगर देखें तो महाराणा प्रताप ने भी अपनी सेना की तैयारियां शुरू कर दी थी और महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में लड़ने में सक्षम थी, लेकिन ये कभी मैदानी क्षेत्रों में नहीं लड़े। तो इन्होंने भी अपना जो प्रशिक्षण है वह मैदानी क्षेत्रों में शुरू कर दिया। अपने क्षेत्र को पूरी तरीके से, जिस क्षेत्र में युद्ध होने वाला था उसे वीरान कर दिया, क्योंकि शत्रु सेना को यहाँ से कुछ खाने पीने की वस्तुएं न मिले। और महाराणा प्रताप की जो सेना है वह मैदानी क्षेत्रों में युद्ध कौशल करने लगी, युद्ध की तैयारियां करने लगी। अगर देखें तो महाराणा प्रताप का जो पहला पड़ाव था दोस्तों, महाराणा प्रताप लोहे की तरह मजबूत थे, इसीलिए महाराणा प्रताप का पहला पड़ाव लोहसिंह गांव में हुआ। महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका पहला पड़ाव लोहसिंह गांव में, लोहसिंह गांव राजसमंद में महाराणा प्रताप के पहला पड़ाव हुआ। दोस्तों अगर देखें अकबर की सेना में मान सिंह, आसफ अली बदायूनी जैसे लोग थे, बल्कि अगर महाराणा प्रताप की सेना में देखें तो राम सिंह तंवर थे, रामरख पंवार था, कृष्णदास था, झाला बिद्दा था और अखेराज था। दोस्तों इस प्रकार के महान योद्धा महाराणा प्रताप के साथ थे। वीर पूंजा जी थे, पूंजा जी भीलों की सेना को साथ में लेकर आए हुए थे। दोस्तों बताया जाता है कि हल्दी घाटी का जो क्षेत्र है, जो महाराणा प्रताप ने पहले निर्णय लिया कि हम इन मुगलों से युद्ध जो करेंगे वह मैदानों में करेंगे, लेकिन इनके सरदारों ने बताया कि हम मैदानों में युद्ध न करके हम इस युद्ध को पहाड़ी क्षेत्रों में करेंगे। दोस्तों इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि ये युद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में होगा। आपको बता दें जब यह मांडलगढ़ में मिर्जा राजा मान सिंह मांडलगढ़ में कई दिनों तक पड़ाव किए हुए थे, उसी समय
गुप्तचरों के माध्यम से महाराणा प्रताप के पास सूचना पहुंची कि मिर्जा राजा मानसिंह अकेले शिकार पर निकले हैं और शत्रु को मारने का ये सबसे उचित अवसर है। लेकिन महाराणा ने ये कहते हुए मना कर दिया कि हम छल कपट के साथ कभी भी शत्रु पर आक्रमण नहीं करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। यह जो हल्दी घाटी का युद्ध है, यह आपको मैंने बताया था खमनोर तहसील राजसमंद के अंदर बनास नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार प्रातः 8 बजे 18 जून 1576 को दोनों सेनाओं के मध्य मिलाप शुरू हुआ और ये मिलाप 2 बजे तक दोनों सेनाओं का मिलाप होता है। दोस्तों बताया जाता है कि 2 बजे के लगभग जो महाराणा प्रताप थे यह मान सिंह के पास पहुंच गए और मान सिंह के साथ युद्ध करने लगे। सेना को जो अकबर की सेना थी इसको चीरते हुए मान सिंह के पास महाराणा प्रताप पहुंचे। और दोस्तों बदायूंनी खुद लिखता है अपने ग्रंथ में कि जिस समय युद्ध हुआ उस समय प्रथम बार में ही मेवाड़ी जो सैनिक थे वह इतने पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं कि अकबर की जो सेना थी, मिर्जा राजा मान सिंह की जो सेना थी वह पूरी तरीके से डर जाती है, भाग जाती है। और बताया जाता है कि उन्हीं में से एक उनके सैनिक ने घोषणा की कि जहापना स्वयं इस रणभूमि में आए हैं और आपको युद्ध करना है, तब ये सेनाएं डटी। दोस्तों दोनों सेनाओं के मध्य द्वंद्व युद्ध हुआ। दोपहर तक मेवाड़ी सेना अकबर की सेना पर भारी थी और दोस्तों 2 बजे के लगभग मान सिंह तक महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़ा लेकर पहुंच गए। दोस्तों चेतक घोड़े के आगे गज की सूंड लग रखी थी, हाथी की सूंड लग रखी थी कि लोगों को प्रतीत हो कि ये हाथी घोड़ा नहीं बल्कि हाथी है। दोस्तों देखते हैं हम महाराणा प्रताप के उस द्वंद्व के बारे में। जब मान सिंह के पास महाराणा प्रताप पहुंचे तो चेतक ने अपने दोनों पैर ऊपर करते हुए हाथी के ओदे तक जा लिया और महाराणा प्रताप ने पहला प्रहार किया। इस प्रहार से जो हाथी चलाने वाला था उसके सीने को चीरते हुए आगे जाकर जब भाला टकराया तब मान सिंह ओदे में छुप गया। और मेवाड़ी और मुगलों की सेना इस दृश्य को बड़े गौर से देखने लगी। और जब ये चेतक दोनों पैर हाथी के ऊपर दे रखा था उसी समय कहते हैं कि मर्दाना हाथी की सूंड में एक जहरीली तलवार लगी हुई थी और उसी तलवार से महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े चेतक की पीछे की जो पैर है वो कट जाता है और उस पैर से इतना लहूलुहान होता है कि दोनों ही सेनाएं अचंभित थी कि महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त हुए या मान सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। उसी समय कहते हैं कि मान सिंह अपने ओहदे से निकलते हैं और मेवाड़ी जो सैनिक थे वो और मुगल सेना देखती है कि मान सिंह सुरक्षित है और फिर महाराणा प्रताप भी युद्ध करने लगते हैं। तो दोनों महारथी सुरक्षित थे और उसी समय दोस्तों एक चक्रव्यूह होता है। उसी समय इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ महाराणा प्रताप थे और महाराणा प्रताप युद्ध करते हुए घायल अवस्था में थे। दोस्तों महाराणा प्रताप को चारों ओर से मेवाड़ी सैनिकों ने घेर लिया और मेवाड़ी सैनिकों को चारों ओर से मुगलों की जो 3,20,000 की सेना थी उसने घेर लिया। इस समय जो उचित अवसर था वह यह था कि महाराणा प्रताप को किसी भी परिस्थितियों में जिंदा रखा जाए, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप वीरगति को प्राप्त होते हैं तो अकबर की विजय मानी जाएगी। दोस्तों महाराणा प्रताप मुगलों की सेना से निकलकर एक बलिया गांव गोगुंदा के पास बलीचा या बलिया गांव है, बलीचा गांव के अंदर जो बलीचा गांव है गोगुंदा के पास में उस स्थान पर जो चेतक है वह चेतक घोड़ा एक नाले को पार करता है और वहीं पर चेतक घोड़े की मृत्यु हो जाती है। आज भी बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। दोस्तों उसके बाद में महाराणा प्रताप कोल्याश्री गांव में जाते हैं और वहां से वह अपना उपचार करवाते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जब ये तो मेवाड़ी सैनिक गए थे, इसके बाद में मेवाड़ी सैनिक भी पहाड़ियों में चले गए, मुगलों की सेना गोगुंदा चली गई। और दोस्तों मुगलों की सेना कुछ समय तक गोगुंदा में रहती है, बल्कि जो मेवाड़ी सेना थी भील सैनिक थे वह रात्रि के समय इनकी सेनाओं पर पथराव करते थे और इसी डर को देखते हुए मान सिंह गोगुंदा से
अकबर के पास चले गए। दोस्तों हम देखेंगे महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, चक्रव्यूह के बारे में। आपको ध्यान में रखना है हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह रक्त तलाई के पास में हुआ था। दोस्तों ये हमने हल्दी घाटी के बारे में पढ़ा। तो महाराणा प्रताप ने सन 1572 से 97 यानी सन 1597 तक मेवाड़ में शासन किया था। दोस्तों अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो प्रथम सैन्य अभियान है वह 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ा गया था। और दोस्तों इसके बाद में जब मिर्जा राजा मान सिंह व आसफ खां के मध्य आसफ खां के साथ में युद्ध हुआ और गोगुंदा पर अधिकार कर लिया, परंतु यह कुंभलगढ़ पर अधिकार नहीं कर पाए और उसके बाद में दोस्तों यह अजमेर चले गए। दोस्तों इस युद्ध के बारे में देखें तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस युद्ध में अकबर की हार हुई थी, क्योंकि इस युद्ध का प्रमुख उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को बंदी बनाना, लेकिन अकबर के जो सेनापति थे वो महाराणा प्रताप को बंदी नहीं बना पाए थे। दोस्तों इसके बाद में अगर दूसरा सैन्य अभ्यास के बारे में बात करें, अकबर द्वारा जो दूसरा सैन्य अभ्यास भेजा गया था, दोस्तों अकबर से जब मिलने के लिए मान सिंह गए तब मान सिंह से मिलने के लिए अकबर ने मना कर दिया था, ड्योढ़ी देना बंद कर दिया था, 2 वर्ष तक दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। दोस्तों दूसरा जो सैन्य अभ्यास है उसके बारे में अगर देखें हम महाराणा प्रताप का, तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने जो दूसरा सैन्य अभ्यास भेजा वह मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास व कुतुबुद्दीन के साथ में जो सेनाएं देकर भेजी। और इस अभियान के तहत 13 अक्टूबर 1576 को इन लोगों ने मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया, गोगुंदा पर आक्रमण किया। दोस्तों इसके बाद में देखें और इस आक्रमण के समय यह गोगुंदा पर अधिकार कर लेते हैं। दोस्तों अकबर मुजाहिदीन बेग खां को गोगुंदा का सूबेदार नियुक्त कर आगरा चले जाते हैं और आगरा इनके साथ में ये सभी साथी इनके साथ में चले जाते हैं। दोस्तों अगर दूसरा देखें तो कुंभलगढ़ में महाराणा सुरक्षित बैठे हुए थे और मुजाहिदीन बेग खां को कुंभलगढ़ से महाराणा की सेनाओं ने उनको मार गिराया और गोगुंदा को भी अपने अधिकार में ले लिया। इससे रुष्ट होकर अकबर क्रोधित होकर एक बहुत बड़ी विशाल सेना देकर भेजी अपने जो सेनापति थे शाहबाज खां, और शाहबाज खां बहुत ही विशाल सेना लेकर मेवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं और यह कुंभलगढ़ दुर्ग व मेवाड़ क्षेत्र पर 3 बार आक्रमण करते हैं। दोस्तों इन तीनों आक्रमणों के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन आक्रमण की जो डेट है वो क्या है, तो 15 अक्टूबर सन 1577 को इन्होंने पहला आक्रमण किया, 15 दिसंबर सन 1578 को इसने दूसरा आक्रमण किया और 15 नवंबर सन 1579 को इसने तीसरा आक्रमण किया। और दोस्तों इसी समय कहते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को उदय सिंह सोनगरा को सौंपकर स्वयं पहाड़ों में चला गया और इन्होंने शपथ ली कि जब तक मेवाड़ धरा को आज़ाद नहीं करा पाऊंगा तब तक मैं घास की रोटी खाऊंगा, वे नीचे धरा पर सोऊंगा, ज़मीन पर सोऊंगा। और दोस्तों इसी समय शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया। अगर तीसरे अभियान के बारे में भेजे तो तीसरा अभियान आता है अब्दुल रहीम खान खाना। दोस्तों अब्दुल रहीम खान खाने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण लिखा गया है कि अब्दुल रहीम खान खाना महाराणा प्रताप से युद्ध के लिए जब आता है तो शेरपुर गांव में उनका परिवार ठहरा हुआ था और शेरपुर गांव से युवराज अमर सिंह ने उनके जो पुत्र थे वो उसके परिवार थे उनको बंदी बना लिया और बंदी बनाकर यह इनकी बेगमों को महाराणा के समक्ष पेश करते हैं। तब महाराणा प्रताप ने बेगमों को वापस अब्दुल रहीम खान खाना को सौंप देते हैं। और दोस्तों महाराणा प्रताप की मृत्यु एक शिकार खेलते हुए 19 जनवरी सन 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। और जिस समय मृत्यु होती है उस समय अकबर भी रोता है कि इस प्रकार का शासक, वीर पराक्रमी शासक मैंने आज तक नहीं देखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।